ग्लाइकोजन की। जो नेक्स्ट हमारे पास है, एक तो स्टार्च हो गया, दूसरा हमारे पास ग्लाइकोजन है। अब ग्लाइकोजन को मैं साथ ही क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी डिफरेंसेस तो अलग है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है एनिमल सेल्स में, याद रखना। प्लांट्स में ग्लाइकोजन नहीं होता, एनिमल सेल्स में स्टोर होता है हमारे पास ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन भी है सेम एज अमाइलोपेक्टिन ही होता है। ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का वही स्ट्रक्चर होगा ग्लाइकोजन का भी, लेकिन ये एनिमल सेल्स में डिपॉजिट होता है। खास तौर पर जो मसल सेल्स हो गए या फिर लीवर के जो सेल्स हो गए, उसमें ये हमारे पास क्या होता है, डिपॉजिट होता है, मसल सेल्स में या फिर लीवर सेल्स में डिपॉजिट होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो भी ब्रांच्ड होता है। ठीक है, उसमें अमाइलोज वाला जो लीनियर वाला चक्कर नहीं होता। जैसे अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हमारे पास किसका होगा, ग्लाइकोजन होगा। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है, फर्क यहाँ पे आता है। कहाँ पे, यहाँ पे फर्क आता है कि अमाइलोपेक्टिन में जो है ना, वो 24 से 30 जो ग्लूकोज के रेसिड्यूज से वो एक लीनियर चेन बनाते थे, फिर उसके बाद ब्रांचिंग होती थी। अब ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। ग्लाइकोजन में जो है तकरीबन 10 से 14 10 to 14 जो हमारे पास ग्लूकोज रेसिड्यूज है, उसके बाद ब्रांचिंग होती है। मतलब इसमें सिर्फ यही फर्क है कि जो ग्लाइकोजन है उसमें ब्रांचिंग अल्फा 1,6 की बहुत ज्यादा होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थोड़ी कम होती है। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है, बाकी स्ट्रक्चर यही होता है, बस ग्लाइकोजन जो है उसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। दूसरा जो फर्क है कि ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल सेल्स में डिपॉजिट होता है, जबकि जो स्टार्च है वो प्लांट सेल्स में डिपॉजिट होता है। उसके बाद ग्लाइकोजन जो है ये कब बनता है, देखिए आपने बहुत सारे फूड सुने होंगे कि ये स्टार्च का रिसोर्स है, ग्लूकोज का रिसोर्स है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि ग्लाइकोजन का रिसोर्स है, क्योंकि हमें ग्लाइकोजन किसी और फॉर्म में नहीं चाहिए होती। ग्लाइकोजन जब हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं, तो उस फूड में हमारे पास ग्लूकोज बनता है आखिर में। अब वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी यूज कर रही थी वो तो यूज हो गया, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है उसको फिर रिजर्व रखने के लिए, ताकि हो सकते आगे हमें फूड ना मिले तो फिर हमें वो दोबारा से ग्लूकोज की जरूरत पड़ सकती है। तो उस ग्लूकोज को रिजर्व करने के लिए उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये ग्लाइकोजन हमारे मसल सेल्स में और लिवर सेल्स में डिपॉजिट होता है। जब फिर ग्लूकोज हमारे बॉडी में कम हो जाता है, तो फिर अगर हम बाहर से फूड इंटेक ना भी करें, तो जो हमारे पास ग्लाइकोजन रिजर्व फॉर्म में होता है, वो ग्लाइकोजन हम रीयूज कर लेते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो एक हमारे पास, जब एनर्जेटिक्स को, बायो एनर्जेटिक्स को हम पढ़ेंगे, तो इसको हम बड़े तसल्ली से और बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे ग्लाइकोजन से दोबारा जो है ना वो ग्लूकोज में कन्वर्जन होती है, तो तब पढ़ेंगे। तो जो ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है, जो मैमल्स की, कि वो जो एक्स्ट्रा हमारे पास ग्लूकोज होता है उसी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर ग्लाइकोजन की एंजाइम्स के बारे में बात करें, तो इसमें हमारे पास एक होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। इसका काम होता है कि जो ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है उसको तोड़ देता है। उसको क्या करेगा, तोड़ेगा। और एक और एंजाइम होता है, उनको कहते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम्स। उसके क्या बोलते हैं, डी ब्रांचिंग एंजाइम्स। हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। जब एंजाइम का चैप्टर आएगा उसमें हम ये चीजें डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास होता है, उसका काम होता है अल्फा 1,6 जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसको ब्रेक करना। उसको क्या करना, ब्रेक करना। तो ये साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इसको भी याद रखो। मेन चीज हमारी थी स्ट्रक्चर, कि कौन से पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर क्या है। तो जो अमाइलोज है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और एक लीनियर चेन बनता है। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 भी होती है, ये बात रखना है, सिर्फ अल्फा 1,6 नहीं होती, अल्फा 1,4 भी होती है और अल्फा 1,6 भी होती है। और उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो 24 to 30 जो ग्लूकोज रेसिड्यूज है उसके बाद होती है। जबकि ग्लाइकोजन में भी अल्फा 1,4 भी होती है और अल्फा 1,6 भी होती है, लेकिन इसमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है ब्रांचिंग। और इसमें तकरीबन 10 to 14 जो हमारे पास ग्लूकोज का रेसिड्यूज है उसके बाद ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये दो जो कुछ बेसिक हमारे पास थे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स में, एक हमारे पास स्टार्च है जिसके मैंने सोर्सेज बता दिए कि कहां से आ सकता है, एक हमारे पास ग्लाइकोजन है। हम जो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। प्लांट्स जब ग्लूकोज को स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। और जब उनको फिर जरूरत होती है तो ये फिर एनर्जी का सोर्स के तौर पर ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन खत्म हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चरल पार्ट था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और इसके स्ट्रक्चर किस किस तरह का होता है,
इसके टाइप्स क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसके रिलेटेड जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया। तो इंशाल्लाह ये हमारे पास टोटल कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आ गया। अब आगे जो हमारे पास कंजुगेटेड होते हैं जैसे कि ग्लूकोज अमीन हो गए, जिसमें हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलते हैं। इसी तरह जो लिपो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वो जब हम प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड इन सब को अलग अलग से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे कि जब ये दोनों मिलते हैं तो उससे किस किस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स का है वो जो हमारे पास टॉपिक था वो तकरीबन यहाँ पे एंड हो गया। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। अगर कोई और टॉपिक समझना हो जिसको भी मैं मिस कर रहा हूँ या उसका आप लोग वेट कर रहे हो तो कमेंट्स में बता दिया करो। मैं कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक जो है वो पहले उसको डिस्कस कर लें, उसको पहले हम समझाने की कोशिश करें। बाकी हम जो है वो बेसिक्स को लेकर चल रहे हैं। तो बेसिक्स में हमारे पास सबसे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री को समझना था, हमने मॉलिक्यूल्स को समझना था। जब हम मॉलिक्यूल्स का पता होगा, क्योंकि हायरार्की है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी किस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे काम कर रहे हैं। पहले एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से जो हमारे पास सेल्स, जो ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज से सेल, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से पूरा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो मैं सबसे स्टार्ट हमने लिया, हमने पहले देखा है कि भाई एटम्स कौन कौन से हैं, वही हमने कहा जो एसेंशियल होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। तो वही हमारे पास हो गया। एटम के बाद हम मॉलिक्यूल पे आ गए। तो मॉलिक्यूल में ये हमारे पास सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया, पहले वाटर को डिस्कस किया था, फिर कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट्स का खत्म हो गया। इंशाल्लाह अब हम आगे देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और हमारे पास लिपिड्स क्या होते हैं। फिर इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है वो कर लेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम सेल्स पे, ठीक है। फिर सेल्स के हवाले से कैसे होते हैं, फिर उसके बाद टिश्यूज पे, उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम पे, उसके बाद एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन पे, उसके बिहेवियर पे, उसके सोशल बिहेवियर पे। तो हम बायोलॉजी के हायरार्की में लेकर चल रहे हैं, बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास है, अलग से इनके फिर बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं। तो ये यहाँ तक के लिए शुक्रिया हमारे साथ रहने का। अल्लाह हाफिज।